गुड मॉर्निंग छात्रों। जैसा कि आपके समावेशी विद्यालय का निर्माण के तहत असमर्थी बालकों के प्रतिमानों की बात हो रही थी, उस के तहत हमने जो मॉडल पढ़ा था चौथा मॉडल जो था मानवाधिकार मॉडल के तहत बात कर रहे थे, जिसमें आपने ये जाना कि मानवाधिकारों की जो रक्षा एवं पुष्टि करने का जो काम है वो मानवाधिकार मॉडल के तहत होता है। मानवाधिकार मॉडल मानव के खास करके विकलांगों के लिए जो मॉडल निर्धारित किए गए हैं, जो अधिकार निर्धारित किए गए हैं, उन अधिकारों को मानवाधिकार मॉडल पुष्टि करता है, उन अधिकारों की रक्षा करता है, उन अधिकारों को जानने की कोशिश करता है, उन अधिकारों की रक्षा करने की व्यवस्था करता है। इसी के तहत हमने कल बात छोड़ी थी मानवाधिकार मॉडल की विशेषताएं, क्योंकि मानवाधिकार मॉडल के अंतर्गत कौन कौन सी विशेषताएं आती हैं, किस प्रकार की विशेषताएं हम उनके अंतर्गत निर्धारित करते हैं। क्योंकि मानवाधिकार जो मॉडल है वो विकलांग बालकों की उनके गैर विकलांग साथियों के साथ समान रूप से समाज के सभी क्षेत्रों में भाग लेने के लिए सक्रिय करने की आवश्यकता है के लिए ये कुछ विशेषताएं निर्धारित की गई हैं। इन विशेषताओं को हम दो भागों में बांट करके इनका अध्ययन करते हैं। पहली जो विशेषता है उसके अंतर्गत नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार से संबंधित विशेषताएं, क्योंकि नागरिक हम भारत के नागरिक हैं एवं राजनीतिक अधिकार हमारे क्या क्या हैं, उन अधिकारों को ध्यान में रखते हुए उनकी कुछ विशेषताएं निर्धारित की गई हैं। और दूसरी है आपकी सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित विशेषताएं। तो इन दो विशेषताओं के तहत हम मानवाधिकार मॉडल की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। इसमें सबसे पहले है आपकी नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों से संबंधित विशेषताएं। नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों से संबंधित विशेषताओं को यदि हम देखें तो इनमें आपकी क्या क्या नागरिकता है, नागरिकता से संबंधित क्या क्या है, और राजनीतिक से संबंधित क्या क्या आपको अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों को रक्षा करने का एक प्रतिज्ञा, रक्षा करने की एक व्यवस्था ये मॉडल करता है। इसमें सबसे पहले यदि हम देखें तो वो है आपकी भेदभाव रहित समानता का अधिकार, क्योंकि जाति, धर्म, विकलांगता, ऊंच नीच, इसको यदि ध्यान में रख करके ये मानवाधिकार मॉडल हमारे भेदभाव रहित समानता का अधिकार निश्चित करता है कि हम सभी समान हैं, चाहे वो कहीं से भी आता हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, या कहीं से भी विकलांगता रखता हो, लेकिन उसमें कहीं कोई अधिकारों के प्रति कहीं कोई भेदभाव नहीं है। इसीलिए हम उसको कहेंगे भेदभाव रहित समानता का अधिकार। ये आपकी एक मानवाधिकारों के तहत, उस मॉडल के तहत एक विशेषता निर्धारित की गई है। दूसरा जो है वो है आपकी स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन का अधिकार, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। वो कहीं भी, कैसे भी, किसी भी राज्य में, किसी भी प्रांत में जा करके और अपना जीवन यापन कर सकता है, रह सकता है। इसीलिए उसको कहीं भी कोई रोक टोक नहीं है, इसीलिए हम उसको कहते हैं स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन का अधिकार। तीसरा जो अधिकार है वो है आपकी न्यायालय के समक्ष समान मान्यताओं का अधिकार। न्यायालय के समक्ष समान मान्यताएं क्या होती हैं? न्याय सबके लिए समान है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, छोटा हो, बड़ा हो। न्यायालय के समक्ष न्याय के प्रति यदि हम बात करें तो सभी के लिए न्याय समान होता है, समान न्यायालय होता है और समान न्याय की व्यवस्था उसके अंतर्गत रखी जाती है। चौथा जो विशेषता है उसके अंतर्गत व्यक्तिगत सुरक्षा एवं स्वाधीनता का अधिकार है। व्यक्तिगत सुरक्षा, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी खुद की सुरक्षा करने का अधिकार है। वो कहीं भी किसी भी तरीके से यदि ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं कि उसको यदि खतरा है तो वो अपनी सुरक्षा करने के लिए विभिन्न प्रकार के यत्न करता है। आप देखते हैं कि प्रशासन भी बंदूकों के लाइसेंस मंजूर करता है,
वो लाइसेंस इसी के तहत मंजूर करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा करने का क्या है, अधिकार है। इसीलिए वो कहीं भी कैसे भी किसी भी तरीके से जब उसके सामने ऐसा खतरा, अमानवीय व्यवहार या असामाजिक तत्व उसके सामने जब आते हैं तो वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है। इसीलिए पांचवी जो विशेषता है वो है आपकी यातना या अमानवीय वो अपमानजनक व्यवहार का विरोध करने का अधिकार। कोई व्यक्ति यदि आप पर यातना देता है, आप यातना देने का कार्य करता है, आपको परेशान करने का कार्य करता है या अमानवीय व्यवहार करता है, अमानवीय व्यवहार जो समाज के विरुद्ध है, समाज के खिलाफ है, और यदि अपमानजनक व्यवहार करता है, आपका अपमान भी करता है, चाहे आप विकलांग हैं, असमर्थ हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति आपको अपमानजनक शब्दों से अपमानजनक व्यवहार आपका नहीं कर सकता। इसका आपको विरोध करने का, इसका आपको कंप्लेंट करने का, FIR कराने का पूर्ण अधिकार है कि कोई भी आपके ऊपर यातनाएं नहीं दे सकता, अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकता और आपका अपमानजनक व्यवहार नहीं कर सकता, है ना। छठवां जो है विशेषता वो है आपका हिंसा एवं शोषण से मुक्ति का अधिकार। कोई भी व्यक्ति हिंसा, आपके ऊपर हिंसा नहीं कर सकता, बिना कारण के कोई हिंसात्मक उपद्रव नहीं कर सकता, आपका शोषण नहीं कर सकता, और यदि कोई शोषण करता है तो मानवाधिकार में आप कंप्लेंट कर सकते हैं और वो शोषण से मुक्ति का क्या होगा, एक अधिकार होगा, ठीक है। सातवां जो अधिकार है वो है आपका विचारा व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ये हम पहले भी बता चुके हैं कि विचारा व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, आप अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं, रख सकते हैं, किसी भी मंच पर आप अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर कहीं मंच नहीं मिलता है तो आपका प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, विभिन्न प्रकार के मीडिया के माध्यम से भी आप अपने विचारों को रख सकते हैं और आप भी रख रहे हैं। आप ये चीज़ जानते हैं, यदि कहीं कोई मंच नहीं मिलता है तो प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम अपने विचारों को रख सकते हैं, जो कि समाज के हित में, देश के हित में होने चाहिए। यदि आपके विचार अमानवीय या अपमानजनक होंगे तो आप इन विचारों को नहीं रख सकते। इसीलिए हमें अपनी अच्छे विचार अभिव्यक्त करने का पूर्ण अधिकार है। तो ये आपकी पहली विशेषता थी, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों से संबंधित विशेषताएं। इनके अंदर ये आपकी 7 विशेषताएं निश्चित की गई, ठीक है। दूसरी जो आपकी विशेषता है वो है आपका सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित विशेषताएं। क्योंकि आप एक समाज के प्राणी हैं, सामाजिक प्राणी हैं, इसीलिए सामाजिक विशेषता, क्योंकि बिना अर्थ के, बिना पैसे के कहीं भी कोई कार्य नहीं होता है, इसीलिए वो आर्थिक विशेषता के अंतर्गत आता है। और आप विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को अपनाते हैं, सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को देखते हैं, इसीलिए आपकी वो सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित विशेषता निर्धारित की गई है। जिसमें पहली है आपकी शिक्षा का अधिकार, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जिसने जन्म लिया है उसमें हमारा ये अधिकार है कि हमें पूर्ण रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। अब तो RTA के तहत ये कानून भी बन गया है कि सरकार आपको शिक्षा देगी ही। 8वीं क्लास तक शिक्षा देने का कानून सरकार का है, और अगर कोई बच्चा छूटता है, इन शिक्षा से प्राप्त करने से यदि वंचित रहता है तो वो सरकार की जिम्मेदारी होगी, सरकार की शिक्षा प्रसारण करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी। इसीलिए पहले तो ये अधिकार था शिक्षा का अधिकार, लेकिन प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है, और अब ये कानून के तहत भी हम इसको सिद्ध करते हैं। दूसरा है आपका स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राप्त करने का अधिकार। ये भी आपको सरकार मुहैया कराती है, क्योंकि आपका पूर्ण अधिकार है आप स्वस्थ रहें, क्योंकि कहते भी हैं कि पहला सुख निरोगी काया, आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए क्यों विभिन्न प्रकार के अस्पताल और व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं जिसके तहत आपको निःशुल्क स्वास्थ्य चेकअप, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और स्वास्थ्य के प्रति आपका एक सजग रहना बहुत जरूरी है। आज आप देख रहे हैं कि कोरोना महामारी में सरकार कितनी व्यवस्थाएं कर रही है आपको स्वास्थ्य के प्रति। विश्व स्तर पर WHO से लेकर के और हमारे लोकल ये PSC और CSC तक यदि आप देखें तो हमारे स्वास्थ्य के प्रति
टीका विकसित करने का, जांचा फ्री करने का, ये सारी जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं वो इस स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राप्त करने के अधिकार के तहत की जा रही है। ठीक है, आप सब इस चीज़ को बड़ी बात से समझते हैं, तो आज की परिस्थिति के अनुसार भी इस चीज़ को देख रहे हैं। तीसरा जो है वो है आपका पुनर्वास का अधिकार, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान, 3 आवश्यकताएं उसकी पूर्ण होनी चाहिए। उसको कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहे, उसका तन ढकने के लिए कपड़ा हो और मकान। यदि आवास सुविधा सरकार की जिम्मेदारी है, कोई भी व्यक्ति यदि बिना आवास के और बिना छत के यदि रहता है तो सर्दियों में भी आपने देखा होगा कि सरकार रैन बसेरों का व्यवस्था करती है, और वहाँ जो भी इधर उधर घूमने वाले हैं उनको रैन बसेरों में व्यवस्था कर देती है। लेकिन यदि कोई परिवार के साथ रहता है और उसके पास छत नहीं है तो वो सरकार आपको कहीं न कहीं किसी न किसी व्यवस्था के तहत छत उपलब्ध कराने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके तहत आपने देखा होगा इंदिरा आवास योजना चल रही है। उस इंदिरा आवास योजना के तहत गवर्नमेंट पैसा देती है और आप उसके तहत एक मकान बना करके तैयार करते हैं। ठीक है, पुनर्वास का अधिकार। चौथा है आपका कार्य करने और रोजगार प्राप्त करने का अधिकार। आपका ये अधिकार है कि आप कार्य करेंगे और रोजगार प्राप्त करेंगे, क्योंकि यदि आप बेरोजगार हैं तो सरकार के ऊपर दबाव रहता है। आए दिन आप अखबार, टीवी और उनमें देखते हैं कि सरकार के प्रति बेरोजगार और हल्ला बोल रहे हैं। सरकार ने, आपने देखा कि ये कोरोना महामारी में जब व्यक्ति पलायन करके इधर आए तो उन्होंने कहा कि इनको कुछ न कुछ रोजगार देना पड़ेगा। तो सरकार ने जब तक रोजगार नहीं मिला तब तक 3 महीने तक उनको 1000 रुपये माह या पैसे की व्यवस्था करके सरकार ने वो पैसे दिए। लेकिन धीरे धीरे करके उनको नरेगा में रोजगार, आपने देखा उन नरेगा में उनको रोजगार दिया गया, और नरेगा के तहत जितने भी मजदूरों ने या लोगों ने कार्य किया या पढ़े लिखे जो व्यक्ति हैं उनके लिए विभिन्न प्रकार की पोर्टलों के माध्यम से उनकी एंट्री करवाई और उनको विभिन्न प्रकार की फैक्ट्री और उनमें लगाने की व्यवस्था की, क्योंकि ये आपका अधिकार है, क्योंकि आप कार्य करते हैं, आपको रोजगार दिलाने का, रोजगार लेने का और रोजगार के तहत अपनी आजीविका कमाने का पूर्ण अधिकार है। 5वां है सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, क्योंकि आप समाज के प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, सामाजिक व्यवस्थाओं को आप देखते हैं। समाज की व्यवस्थाओं के तहत यदि हम देखें तो आपके क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक थाना होगा, उस थाने के तहत एक चौकी होगी, उस चौकी पर ये वो उनका रात्रि को क्या कहते हैं गश्त लगाने का कार्य या रात्रि में घूमने का कार्य वो क्यों होता है? क्योंकि उसके अंतर्गत आपकी सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है। ये आपका एक अधिकार के तहत गवर्नमेंट आपकी व्यवस्था करती है कि आपको चारों तरफ से सुरक्षा प्राप्त हो, समाज में आपको कहीं कोई भय व्याप्त नहीं हो, समाज में आपको कहीं कोई दिक्कत उत्पन्न नहीं हो। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि चुनावी समय अब भी चल रहा है और पहले भी देखा होगा, चुनावी समय में प्रशासन आपके पास पहुंचता है और पहुंच करके ये कहता है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपको कोई डराता है, धमकाता है या आपसे कुछ अनर्गल कार्य कराने के लिए कहता है तो आप हमें सूचित करें। वो किसके तहत कहता है? इस सामाजिक सुरक्षा के अधिकार के तहत। ठीक है, 6वां जो है आपका वो है आपका मनोरंजन एवं खेल कूदों से में सहभागिता का अधिकार, क्योंकि सरकार आपका ये अधिकार है खेल कूद का, मनोरंजन करने का। तो मनोरंजन करने के लिए विभिन्न प्रकार के म्यूजियम, जू, पार्क और उन पार्कों में विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं आप देखते हैं। धौलपुर में भी नगर पालिका ने विभिन्न प्रकार के पार्क विकसित किए हैं। उन पार्कों में विभिन्न प्रकार के उपकरण लगाए हुए हैं जिनके आधार पर आप उनका मनोरंजन कर सकें। तो उस मानवाधिकार मॉडल के तहत उसकी यदि विशेषताएं देखें तो उसमें मनोरंजन में, खेल कूदों में सहभागिता से संबंधित भी अधिकार होते हैं। फिसल पट्टी वगैरह ये सारी चीज़ें आपके मनोरंजन के तहत ही कार्य करती हैं। और कार्य करने के साथ साथ यदि हम उस चीज़ को देखें तो ये सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित विशेषताएं हैं। तो ये मानवाधिकार मॉडल के तहत उस चीज़ को हम देखते हैं और देख करके ये आपका एक मानवाधिकार मॉडलों की विशेषताएं हुई। आगे फिर देखेंगे। धन्यवाद।